नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना अपने Su-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है, जिनमें की स्वदेशी एवियोनिक्स खास करके आईएसआर रडार और स्वदेशी हथियारों को लगाया जाएगा, ताकि 2045 तक ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में बने रहें। इसके बाद Su फाइटर जेट्स का क्या होगा? क्या ये भारतीय वायुसेना में बने रहेंगे? नहीं, इसके लिए भारत 6 जनरेशन के हैवी क्लास फाइटर जेट्स को बनाएगा। दोस्तों आपको मालूम ही है कि भारत अपने 5.5 जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA की मेटल कटिंग शुरू कर चुका है। अब अधिकारियों का ये कहना है कि भारत को अपना ध्यान 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स पर करना होगा, वो भी 2030 से, क्योंकि अमेरिका, चाइना, फ्रांस 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम करना शुरू कर चुके हैं और वो 2035 से 2045 के बीच में इनका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन शुरू कर देंगे। ऐसे में भारत के लिए ये बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत को कम से कम 2030 से 6 जनरेशन के फाइटर जेट के प्रीलिमिनरी रिसर्च वर्क पर काम करना होगा, ताकि 2045 तक भारत का 6 जनरेशन का फाइटर जेट वास्तविकता बन सके। दोस्तों अगर भारत को तेजी से 6 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स पर काम करना होगा तो भारत को यूके के टेम्पेस्ट और जापान के F3 प्रोग्राम में साथ में मिलकर काम करना होगा, और तभी ये जो टाइमलाइन है वो हकीकत बन सकेगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना एक बार फिर से 200 K9 वज्र 155 mm ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर का ऑर्डर देने वाली है, और इस ऑर्डर को आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय इस खरीद के लिए पेपर वर्क कर रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 10,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो K10 ऑटोमेटिक रिसप्लाई व्हीकल के लिए भी भारतीय सेना से बातचीत कर रहा है, और ये दोस्तों जो रिसप्लाई व्हीकल है ये काफी जरूरी हो जाता है K9 वज्र के लिए, खास करके K9 वज्र के ऑपरेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए। बता दें कि K9 के ये जो ARV होंगे ये अपने साथ 155 mm के 104 शेल और 500 यूनिट चार्जेस को कैरी कर सकते हैं, और ये 12 राउंड पर मिनट की गति से एमुनेशन को ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत ने अर्जेंटीना आर्म फोर्स के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से बातचीत की, और दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग और आदान प्रदान के लिए बातचीत की। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अर्जेंटीना एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भारत आने वाले हैं, जहां पर वे तेजस फाइटर जेट का गहराई से मूल्यांकन करेंगे। वहीं अर्जेंटीनाई एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि अगर वे चाइना के JF-17 को चुन लेते हैं तो यहाँ पर उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की समस्या खड़ी हो सकती है चाइना से, और ये एक बड़ा सवाल भी होगा, क्योंकि दोस्तों अर्जेंटीना को भी मालूम है कि पाकिस्तान ने चाइना से जो भी उपकरण खरीदे हैं, जो भी हथियार खरीदे हैं, बाद में उन हथियारों की मेंटेनेंस, उनका सपोर्ट, उनका स्पेयर पार्ट, वो तो दूर की बात है, चाइना हथियार बेचने के बाद दोबारा पुराने हथियारों का ख्याल नहीं करता, बल्कि नए हथियारों को बेचने की और कोशिश करता है। तो ऐसे में अर्जेंटीना को भी सारी बातें मालूम है। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो तेजस फाइटर जेट में ब्रिटिश मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट है उसे बदल देगा रशियन इजेक्शन सीट से, और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी अपनी खुद की जो इजेक्शन सीट बना रखी है उसकी वो पेशकश भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्जेंटीना के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रशियन और चाइनीज इजेक्शन सीट के बजाय वे अमेरिकन ACIS-2 इजेक्शन सीट को ही चुनेंगे, और भारत के पास दोस्तों ये ऑप्शन भी है कि भारत तेजस फाइटर जेट में अमेरिकन ACIS-2 अमेरिकन इंजेक्शन सीट को लगा सकता है, लेकिन इसके लिए तेजस फाइटर जेट की कैनोपी में बदलाव करना पड़ेगा, और साथ ही फिर से एक स्पेशल ट्रेनिंग रिपेयर मैनुअल कराना पड़ेगा ग्राउंड क्रू को, और वो भी रीसर्टिफाइड करने से पहले, जो कि नई इजेक्शन सीट के साथ होगा। हालांकि भारत के पास तो ये ऑप्शन है कि वो अमेरिकन इजेक्शन सीट लगा देगा, लेकिन चाइना के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो अमेरिका से बोले कि भैया आप अपनी इजेक्शन सीट दे दो, हमें अपने फाइटर जेट में लगाकर बेचनी है। तो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो घूमते हुए हमारे पाले यानी कि भारत के पाले में आ रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल को लॉन्च कर दिया है, जो कि भारतीय नौसेना के डीप सी डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किया गया, और इसमें 80% जो सामग्री है वो स्वदेशी है। बता दें कि इन 2 शिप्स में साइड स्कैन सोनार और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भी इनमें लगाए जाएंगे, और ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कर सकता है और 60 दिनों तक पानी में ऑपरेशंस भी कर सकता है। अगली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत हुई है, और इस दौरान साउथ अफ्रीका में भारत के हाई कमीशन ने ब्रह्मोस एरोस्पेस पवेलियन का उद्घाटन किया। कहा यह जा रहा है कि अफ्रीकन रीजन में 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने की ज्यादा संभावना है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा कि वो अपने नेवल और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को इस रीजन में टारगेट कर रहा है, और साउथ अफ्रीका दोस्तों पहले ही ब्रह्मोस के नेवल वेरिएंट्स को खरीदने की बातचीत कर चुका है, जो कि वो अपने 4 शिप्स पर भी तैनात करेगा।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि अर्जुन मेन बैटल टैंक को अगले साल से स्वदेशी रूप से बनी मिसाइलें मिलेंगी। आपको बता दें कि इन स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है और ये 1200 मीटर से कम दूरी पर लक्ष्य को साध करके सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। दरअसल दोस्तों, अर्जुन मार्क 2 के अपग्रेडेशन को 2013 में एक बड़ा झटका लगा था, जब इस पर इजरायली मिसाइल को फिट किया जाना था, लेकिन ये सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। इस वजह से कई सालों की देरी हुई और यही वजह है कि अब भारत के स्वदेशी अर्जुन मार्क 2 टैंकों को अगले साल से मिसाइल फायरिंग क्षमता मिल पाएगी। वहीं दोस्तों, अधिकारियों का कहना है कि DRDO एक नई स्वदेशी मिसाइल को तैयार कर रहा है जिसे कि टैंक से दागा जा सकता है। अर्जुन MK2 टैंक का अपग्रेडेशन जो कि 2013 से लटका हुआ है, ये एक बड़ा झटका है। दरअसल दोस्तों, सेना शुरू में एक ऐसी मिसाइल चाहती थी इन टैंकों के लिए जो 500 मीटर और 5 किलोमीटर के बीच के लक्ष्य को भेज सके, लेकिन बाद में इस आवश्यकता को संशोधित कर दिया गया और 1200 मीटर और 5 किलोमीटर कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत के रूस से हथियार और तेल खरीदने पर अब जल्द ही विराम लग सकता है। दरअसल भारत सरकार ने अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर फिर से बातचीत करनी शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वे भारत के साथ काफी गहरी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ही वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के दाम काफी बढ़ गए, लेकिन रशिया ने भारत को सस्ते तेल का ऑफर दिया, जिसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन अमेरिका इस बात से नाराज था। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उनके संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर भारत और रूस में दूरी बनती है तो इसका सीधा फायदा चाइना को हो सकता है। अब अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रूस अब एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता नहीं रहा है। हम भारत को ये समझा रहे हैं कि उनको नए बाजारों को खोजने से जबरदस्त लाभ हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की प्रतिक्रिया भारत के लिए तब आई जब व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के लिए घोषणा की और पुतिन ने अपनी सेना के मोबिलाइजेशन का ऐलान करते हुए कहा कि अगर रूसी लोगों पर खतरा आया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो यह अमेरिका की एक चाल है जो भारत को रशिया से अलग करने की। अगली खबर दोस्तों, भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान, जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम पहले भी ये मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में सुरक्षा परिषद में इस बात को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब संस्थाओं को और समावेशी बनाया जाए ताकि आज के युग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। इसके अलावा बाइडेन ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि वीटो सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए ताकि परिषद की विश्वसनीयता और उसका प्रभाव बना रहे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया से आ रही है। इस वक्त रशिया में हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। दरअसल रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिक जुटाने के ऐलान के बाद अब रूस में लोगों में अफरा तफरी मच गई है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, 1 वे फ्लाइट टिकट वहां के लोग बुक करा रहे हैं, जिसके कारण सभी फ्लाइट्स फुल हैं। साथ ही टिकटों की कीमत भी आसमान छूने लगी है। ऐसे में जो रशियंस हैं उनको ये लग रहा है कि रूस की सीमाएं जल्द बंद हो सकती हैं या फिर पुतिन एक कॉल अप की घोषणा कर सकते हैं जिससे युद्ध छिड़ सकता है। वहीं रशिया की एक वेबसाइट के मुताबिक पुतिन की घोषणा के कुछ मिनटों के भीतर ही मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की और आर्मीनिया, जहां रूसी नागरिकों की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वहां के लिए 21 सितंबर को सभी उड़ानों के टिकट बिक चुके हैं। इससे ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यहाँ लोग पुतिन के रिजर्व सैनिकों की तैनाती वाले ऐलान से कितने डरे हुए हैं। लोग अपना ही देश छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रशियन एयरलाइंस ने 18 से 65 साल के लोगों को टिकट बेचने से इनकार कर दिया है। यानी कि पुतिन ने भी यहाँ पर एक जबरदस्त चाल चल दी कि 18 से 65 साल के जो लोग हैं उनके लिए टिकट नहीं बेची जाएगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि नेपाल से आ रही है। दोस्तों, नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बवाल मच गया। इस विधेयक को खासतौर पर भारतीय बेटियों को नेपाल की नागरिकता देने के लिए तैयार किया गया। इसके बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि जब यह विधेयक पहली बार उनके पास हस्ताक्षर के लिए आया था तब उन्होंने संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, जिसके बाद संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पास भेजा। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी नेपाली राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए। दरअसल ये जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है वो पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की करीबी है और ओली शुरू से ही इस विधेयक का विरोध करते आए हैं। आपको मालूम है कि संवैधानिक रूप से नेपाल के राष्ट्रपति को 15 दिन के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये समय सीमा खत्म हो गई है।
नेपाली सरकार और उसमें शामिल घटक दलों का दावा है कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संसद से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर न करके संविधान का उल्लंघन कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति के सलाहकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। दोस्तों, नेपाल के नागरिकता कानून में द्वितीय संशोधन मधेश समुदाय केंद्रित दलों और आदिवासी नेपाली संघ की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस विधेयक में वैवाहिक आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है और गैर दक्षिण देशों में रहने वाले आदिवासी नेपालियों को मतदान करने के अधिकार के बिना नागरिकता देना सुनिश्चित किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। इसरो ने कहा है कि अब वो अपने हैवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तैयार करेगा, जिसके लिए GSLV Mark 3 में मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है। इसका इस्तेमाल गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा और इसरो दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल को तैयार करेगा, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता के साथ होगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।